ओके, चले जी। ब्लॉगर का डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया है। और जो हमने लास्ट टाइम ब्लॉग बनवाया बनाया था, सॉल्यूशन फॉर फैट पीपल, ये ब्लॉग हमारे पास मौजूद है। अभी हम इस ब्लॉग की करंट पोजीशन देखते हैं। स्क्रीन क्लियर है सबको? काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, अभी अभी चेक करें। अभी चेक करें, स्क्रीन आ गई है। अभी चेक करके बताएं प्लीज। स्क्रीन आपको नजर आ गई है? ब्लॉग आपके पास सामने आ रहा होगा। जी बिल्कुल, ब्लॉग नजर आ रहा होगा आपको। ये देखें जरा, स्क्रीन मूव होती हुई आपको नजर आ रही है? नो, क्या इशू है जी? ओके, अब आ गई है ना आपके पास? चले ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है जी। चलें, ठीक है। ये देखें, ब्लॉगर क्या की डैशबोर्ड हमारे सामने आ गई और ये ब्लॉग हमारे पास आ गया जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। और जब हमने व्यू ब्लॉग किया तो ये ब्लॉग हमारे सामने आ गया कि लास्ट टाइम हमने जो ब्लॉग क्रिएट किया था उस पर एक पोस्ट लगाई थी, 26 वेट लॉस टिप्स दैट आर एक्चुअली एविडेंस बेस्ड। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कस करना है कि हमने अपने ब्लॉग के लेआउट को थोड़ा सा डिस्कस करना है कि हम अपने ब्लॉग के लेआउट को किस तरह से सेट करते हैं और अपने ब्लॉग की टेम्पलेट को किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो ब्लॉग के हवाले से हम आज दो चीजें ये सीखेंगे। एक तो लेआउट की सेटिंग, ठीक है, और टेम्पलेट को चेंज करना, कि टेम्पलेट किस तरीके से चेंज किया जाता है। अब टेम्पलेट से पहले हम ब्लॉग तो ओपन करते हैं, ब्लॉग के डैशबोर्ड पे जाते हैं, सॉल्यूशन फॉर फैट पीपल। अभी देखें, ये ब्लॉग हमारे सामने है और इसकी जो सेटिंग है, अभी हमने कोई इसके ऊपर टेम्पलेट अप्लाई नहीं किया। जो ब्लॉगर का अपना टेम्पलेट था उसी में से हमने सेलेक्ट किया था। कोई भी हमने एक्सटर्नल टेम्पलेट इस पर अप्लाई नहीं किया है। आज हम जो है इस पर एक एक्सटर्नल टेम्पलेट भी अप्लाई करेंगे और उसको थोड़ा सा एडिट भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेआउट आपको नजर आ रहा है, ये चेंज हो सकता है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखें, जब हम अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर एक ऑप्शन नजर आता है लेआउट का। जब आप लेआउट पर क्लिक करते हैं तो आपके ब्लॉग का जो करंट लेआउट होता है वो आपके सामने आ जाता है।
हाँ, अब देखिए लास्ट लेक्चर में हमने फेविकॉन डिजाइन किया था और फेविकॉन को अप्लाई भी किया था, ठीक है। और फेविकॉन भी हमने लेआउट में ही जाकर जो है वो चेंज किया था, एडिट किया था। अब देखिए ये लेआउट आपके सामने आ गया कि जी ये आपकी नेविगेशन बार है, ये आपका फेविकॉन का ऑप्शन है, ये आपका हेडर है। हेडर जो है वो आपका ये जो आपको टाइटल नजर आ रहा है ये वाला, ये आपका हेडर कहलाता है। अब अगर टाइटल की जगह आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं अपने हेडर में, तो उसको सेट करने के लिए आप इस ऑप्शन से अपनी वो हेडर की पिक्चर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी पिक्चर डिजाइन करनी है अपने ब्लॉग से रिलेटेड और उसको अपने हेडर में सेट कर देना है, ठीक है। देखिए ये चीज आपकी हेडर होती है। इस हेडर को चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, हेडर लेआउट में हेडर के ऑप्शन को एडिट करना है, ठीक है। और यहां से वो फाइल जो पिक्चर आपने बनाई है उसको अपलोड कर देना है। और जैसे ही आप इस फाइल को अपलोड करेंगे तो आपका जो हेडर है वो चेंज हो जाएगा। और अच्छा जी, उसके बाद ये आपकी जो है वो पोस्ट का साइड है, ये आपके साइड बार हैं जहां आप डिफरेंट गैजेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी आप देखें सिर्फ आपके पास एक गैजेट नजर आ रहा है ब्लॉग आर्काइव का, ठीक है। आप यहां से जो है ऐड गैजेट पे क्लिक करेंगे और जो भी चीज आप अपने राइट बार में जो है वो ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको सेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर डिफरेंट जो है वो गैजेट्स होते हैं और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो गैजेट चूज करते हैं और उनको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब देखें मैं यहाँ पर आपके पास एडसेंस का गैजेट नजर आ रहा है, HTML जावा स्क्रिप्ट का गैजेट नजर आ रहा है, प्रोफाइल का गैजेट नजर आ रहा है, ब्लॉग आर्काइव जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, पेज हेडर ऑलरेडी लगा हुआ है। आप कोई भी इमेज जो है वो अपने राइट साइड की जो बार है उसमें आप सेट कर सकते हैं। लेबल्स, पेजेस, ये तमाम जो गैजेट हैं वो आप इनमें से सिलेक्ट करके अपने राइट साइड बार पर या जहां भी गैजेट की जरूरत है उसको गैजेट के तौर पर आप पिक करके उसको सेट करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है मैं इमेज को उठाता हूँ, ठीक है। अब इमेज का जो गैजेट मैंने उठाया तो ये मुझसे कह रहा है कि जी आप उस इमेज को, जो इमेज यहाँ रखना चाह रहे हैं उस इमेज को या तो यहाँ लिंक दे दें या उस इमेज को आप अपने कंप्यूटर से, सिस्टम से पिक भी कर सकते हैं। ओके, चले जी, मैं ये प्रोडक्ट है, WSO प्रोडक्ट है वॉरियर प्लस की, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, इसी को उठा लेता हूँ। ठीक है, अब वो मैंने पिक्चर जो सिलेक्ट की है वो पिक्चर ये अपलोड कर रहा है।
और जब ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी तो इसको हम सेव कराएंगे, और वो जब हम सेव कराएंगे तो वो इस वाले साइड बार में, राइट साइड बार में वो तस्वीर आपको यहाँ नजर आएगी। ठीक है, जिससे हमारा ब्लॉग जो है वो खूबसूरत नजर आएगा। अब देखें, मैंने जो है वो शेयरिंग टू फिट के ऊपर चेक लगाया है, तो वो नीचे एक मैसेज दे रहा है कि जी इमेज विल बी श्रंक टू 302 पिक्सल वाइड। तो कोशिश ये करनी है कि हम यहाँ पर इस राइट साइड बार में इस टेम्पलेट के हिसाब से जो वो पिक्चर सिलेक्ट कर रहा है उसकी जो विड्थ है वो 302 पिक्सल्स होनी चाहिए। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम जो पिक्चर यहाँ लगाने जा रहे हैं उसका जो साइज हो वो 302 पिक्सल्स ही हो, ताकि उसको श्रिंक करने में उसकी जो शेप है वो खराब ना हो। अच्छा, नेट मेरे पास बहुत स्लो चल रहा है और कुछ टाइम लग रहा है अपलोड होने में। हालांकि जो पिक्चर मैंने सेलेक्ट की है उसका साइज बहुत छोटा रखा हुआ है मैंने, क्योंकि इस पिक्चर को मैंने अपनी मेन साइट पे अप्लाई किया हुआ है। और मैं जब किसी भी साइट पे जब मैं कोई पिक्चर्स वगैरह अपलोड करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसका साइज मिनिमम रखूँ। तो आपने भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप जो पिक्चर्स अप्लाई करें अपने ब्लॉग्स पर उनका साइज जो है वो कम से कम रखें, ताकि आपकी साइट हैवी ना हो और ब्राउजिंग में कोई इश्यू ना आए। माजिद, आप गूगल पे भी अगर फाइंड करेंगे इसकी पूरी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो जब इस तरीके से मुख्तलिफ गैजेट से आप खेलेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कौन सा गैजेट जो है वो क्या काम करता है। और फिर जिस तरह आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपको फिर हिफ्ज हो जाएगा कि जी मुझे यहाँ पर फलां गैजेट की ज़रूरत है और मुझे यहाँ पे फलां गैजेट की ज़रूरत है। तो जब इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और इससे पहले आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि जब मैंने 2010 में ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए थे तो मुझे भी इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो मैं जो है वो प्रैक्टिकल करता था कि जी फला चीज़ को मैं अप्लाई करूंगा तो क्या चेंज आएगा। मैं इसी तरीके से जो है ना एक साइड पे एडिटर खोल लेता था और एक साइड पर अपने ब्लॉग को ओपन करता था। ठीक है, और जो भी यहाँ पे मैं चेंजिंग करता था उसको रिफ्रेश करके देखता था कि क्या चेंज आया। तो इस तरीके से जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो समझ में आ रही होंगी कि जी मैंने ये चीज़ की तो ये चेंज मेरे ब्लॉग पर आ रहा है, मैं इस चीज़ को इस तरीके से जो है वो चेंज कर रहा हूँ तो मेरे ब्लॉग में इस तरीके से चेंजिंग हो रही है। जब ये सारी की सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उस वक्त आपको पता लगेंगी कि कितने गैजेट्स हैं और उनको किस तरीके से आपने अप्लाई करना है।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? काइंडली मेरी वॉइस को कंफर्म करें। ओके, अब देखें, मोस्टली जो गैजेट हमारे पास यूज होता है वो होता है HTML जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि हम जो ये प्रोडक्ट बनाया, जो ब्लॉग हमने बनाया है उस पर हमने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को रखना है। और हम जब एफिलिएट प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वहां से अपने एफिलिएट लिंक को उठाते हैं, और एफिलिएट लिंक के साथ साथ उसके सामने आपने देखा होगा कि जब हम क्लिक बैंक की प्रोडक्ट का हॉप लिंक जनरेट करने जाते थे तो हमारे सामने दो लिंक्स आते थे। एक आपका एफिलिएट लिंक डायरेक्ट आता था और एक आपके पास HTML कोडिंग के अंदर आता था। तो जब आप अपने ब्लॉग पर HTML कोडिंग अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप ये वाला गैजेट यूज करेंगे, HTML जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जब आप ये गैजेट यूज करेंगे और वो कोडिंग आप यहाँ पर रखेंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी इस साइड बार में शो हो जाएगी। अच्छा, मैंने पिक्चर्स को रखने की कोशिश की थी लेकिन नेट स्लो होने की वजह से वो नहीं रख सका था। ठीक है, अब ये लिंक का टेक्स्ट, लिंक लिस्ट का जो है वो एक गैजेट है कि आप जो है डिफरेंट लिंक्स को जो है वो अपने इस राइट साइड बार में रख सकते हैं। ठीक है, डोंट सॉर्ट। ओके, लेट्स सी। मैं टाइटल इसको दे रहा हूँ कि देखते हैं जी क्या इसमें। माय फर्स्ट वेबसाइट www.nfan.org, एड लिंक। ठीक है, अच्छा जी, माय सेकंड वेबसाइट www.fashion.com, एड लिंक, और इसको मैंने सेव किया। अब देखिएगा कि हमारे ब्लॉग में क्या चेंज आया है। ये हमने गैजेट ऐड किया, अरेंजमेंट को सेव करवाया, और जब अरेंजमेंट सेव हो गई तो हम अपने ब्लॉग को आके रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिएगा कि पहले जो था सिर्फ ब्लॉग आर्काइव हमें नजर आ रहा था। अब जो है वो जो सेकंड गैजेट हमने यहाँ पर ये लेट्स सी के नाम से ऐड किया है वो भी आपको शो होगा। ये देखें, अब ये माय फर्स्ट वेबसाइट, माय सेकंड वेबसाइट, मैंने दो वेबसाइट्स के यहाँ पर लिंक रखे हैं और जिनका एंकर टेक्स्ट मैंने बनाया है माय फर्स्ट वेबसाइट, माय सेकंड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एंकर टेक्स्ट है जो कि लिंक है वेबसाइट्स के, जो जो लिंक मैंने यहाँ पर रखे थे। तो आप यहाँ पर कुछ भी अपना लिंक टेक्स्ट लिख कर उसको लिंक कर सकते हैं किसी वेबसाइट के साथ इस गैजेट के जरिए, जो गैजेट हमने सिलेक्ट किया था टेक्स्ट लिंक का। ठीक है, ये टेक्स्ट लिंक का जो है हमने गैजेट चूज किया था, और इसको जिस तरीके से हमने टैक्स लिखा उसको लिंक किया, टैक्स लिखा उसको लिंक किया, इस तरीके से आप काफी जो है वो लिंक बना सकते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने वो लिंक नजर आ गए। जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो उस साइड पे आप चले जाएंगे।
ओके, मैं इसको बंद करता हूँ। मैंने अपनी ही साइट का इस पर लिंक रखा था। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से गैजेट्स को ऐड करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फुटर का एक गैजेट, आपको फुटर में भी गैजेट लगा सकते हैं, फुटर 2 में, फुटर 2.2 में। तो जहाँ जहाँ आपके पास गैजेट के ऑप्शंस हैं, आप अपने लेआउट के मुताबिक, अपनी टेम्पलेट के मुताबिक उसकी सेटिंग कर सकते हैं कि जी कहाँ क्या चीज़ रखेंगे तो जो है हमारा ब्लॉग मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगा। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त समझ में आएंगी जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। क्योंकि आप में से हर बंदे की निच डिफरेंट है। और आप जब निच के हिसाब से जब आप टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे तो टेम्पलेट के हिसाब से लेआउट भी उसके डिफरेंट होते हैं। तो उसी लेआउट को देखते हुए आपने इन गैजेट्स की सेटिंग करनी है। ठीक है। अब चले हम फुटर में एक गैजेट लगाकर देखते हैं कि जी फुटर में हमारा अगर गैजेट लगेगा तो हमारे जो ब्लॉग का लेआउट है उसमें क्या चेंज आएगा। अब देखिए, फुटर का जो गैजेट होगा वो आपका इस साइड पर नजर आएगा, इस जगह पर। ठीक है। अब फुटर के अंदर जो है मैं कौन सा गैजेट उठाता हूँ। चलिए, फॉलो बाय ईमेल का गैजेट में उठा लेता हूँ। ठीक है, फीड बर्नर का इसने लिंक उठाया हुआ। अब मैं सिर्फ इसको सेव करूंगा और सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करूंगा। और जब ये अरेंजमेंट सेव हो जाएगी तो मैं अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करूंगा। तो देखिएगा कि जो हमने गैजेट सिलेक्ट किया था वो गैजेट यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। ये देखें, फॉलो बाय ईमेल, कि विजिटर आपका जो है वो आपके ब्लॉग पर आएगा और आपको फॉलो करने के लिए आपका अपना ईमेल जो है वो आपको दे जाएगा। और ये ईमेल आपके लिए बड़ा काम का है। ठीक है। अब आपने इसको प्रैक्टिस करनी है कि लेआउट को आपने जो है देखना है और अपने ब्लॉग के हिसाब से आपने डिफरेंट गैजेट्स को यूज़ करना है और उसकी सेटिंग करनी है। हेडर आपने बनाना है और हेडर को यहाँ, हेडर की एक पिक्चर बनानी है अपने ब्लॉग के लिए और उसको यहाँ पर सेट करनी है। ठीक है। अब जो है हम देखेंगे कि जी अपने ब्लॉग के टेम्पलेट को हमने किस तरीके से चेंज करना है। तो टेम्पलेट को चेंज करने के लिए आप जाएंगे टेम्पलेट के ऑप्शन में। ठीक है। और उसके बाद आप जाएंगे कस्टमाइज, सॉरी 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 सॉरी, कस्टमाइज नहीं करेंगे। तो कस्टमाइज जब आप करेंगे तो वो दोबारा जो है वो आपकी टेम्पलेट के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन में चला जाएगा। ठीक है। अभी हमने अपने ब्लॉग को कस्टमाइज नहीं करना, टेम्पलेट को कस्टमाइज नहीं करना। अभी हमने टेम्पलेट को चेंज करना है, बिल्कुल इंटायरली इस टेम्पलेट को चेंज करना है। ठीक है। तो चलें, कस्टमाइज भी आप जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप यहाँ से कस्टमाइज में अपनी टेम्पलेट जो सिलेक्ट करते हैं उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने ब्लॉग का लेआउट चेंज हो जाएगा। एडवांस में कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें कलर्स की सेटिंग होती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से खेल सकते हैं।
ठीक है, अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत यानी कि तरीकों से आप जो है इस ब्लॉग से खेल सकते हैं, और जहाँ पर वो चीज़ आपको पसंद आ जाए आप वहाँ पर उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, अब टेम्पलेट के ऑप्शन में आकर आपने अब हमने क्या करना है, अपनी टेम्पलेट को चेंज करना है, क्योंकि अभी हमने जो टेम्पलेट ना तो वो हमारे विजिटर को अच्छी लग रही है और ना ही हमें पसंद आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जी इस पूरी की पूरी टेम्पलेट को, इस पूरे के पूरे लेआउट को, इस पूरे के पूरे डिज़ाइन को हम चेंज कर दें। ठीक है, तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड से टेम्पलेट के ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से आपने राइट टॉप पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, बैकअप ऑब्लिक रीस्टोर। ठीक है, आपने बैकअप एंड रीस्टोर पे क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि जब भी आप ब्लॉगर की टेम्पलेट चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, यानी तब्दील करने जा रहे हैं, तो आपने अपनी पुरानी टेम्पलेट को अपने पास बैकअप में सेव रखना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो आप जो दूसरी टेम्पलेट उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पसंद ना आए। ठीक है, और आपका माइंड जो है वो चेंज हो के जी नहीं, जो पुरानी टेम्पलेट थी जो इससे पहले मैं यूज कर रहा था वही मुझे सूट कर रही है इस ब्लॉग पे, तो आपने उसको पहले बैकअप करना है। ठीक है, और फिर नई टेम्पलेट को आपने अप्लाई करना है। ओके, जब हमने बैकअप ऑब्लिक रीस्टोर पे क्लिक किया, तो यहाँ से वो कह रहा है कि जी आप कौन सी टेम्पलेट अपलोड करना चाहते हैं। तो अपलोड करने से पहले आपने क्या करना है, डाउनलोड फुल टेम्पलेट करना है, यानी कि जो अभी ऑलरेडी टेम्पलेट अप्लाई हुई हुई है या जो सेटिंग हमने इस वक्त ब्लॉग की हुई है, तो जब हम इसको फुल डाउनलोड करेंगे तो ये तमाम की तमाम सेटिंग आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। दोबारा जब आप ये टेम्पलेट अप्लाई करते हैं तो ये सेटिंग आपको दोबारा अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही आप जो है ये पूरी की पूरी जो डाउनलोड कर रहे हैं टेम्पलेट ये अप्लाई करेंगे, तो करंट जो इस वक्त आपका लेआउट है, जो करंट पोजीशन है इस वक्त ब्लॉग की, वो दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि आपने जब भी टेम्पलेट को चेंज करना है, दूसरी कोई टेम्पलेट अप्लाई करनी है, तो उससे पहले आपने करंट जो टेम्पलेट है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। हालांकि मुझे अभी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने अपने ब्लॉग पे कोई इतना खास काम नहीं किया है। ठीक है, ब्लॉगर की एक टेम्पलेट चूज की है, उस पर एक आर्टिकल पोस्ट किया और उसकी कोई लेआउट के अंदर हमने खास चेंजिंग नहीं की है। तो अभी मुझे ये टेम्पलेट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए ये टेम्पलेट हमारे पास डाउनलोड हो गई है। और इस टेम्पलेट को जो है आप वो अपने पास सेव कर लें। ठीक है, तो जो भी आप ब्लॉग बनाएं उसका एक फोल्डर अलग बना दिया करें उस ब्लॉग के नाम से, ताकि उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो उस फोल्डर में मौजूद रहे। जो उसमें आप प्लगइन यूज कर रहे हैं, जो टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम जो आर्टिकल उसमें लिख रहे हैं, जो पिक्चर्स आप उसमें यूज कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें उस फोल्डर में रहेंगी, और इन फ्यूचर आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ओके, अब हम यहाँ से अपनी इस टेम्पलेट को हम डाउनलोड कर चुके हैं, जो ये करंट टेम्पलेट आपको नजर आ रही है। अब हम इस पर दूसरी नई टेम्पलेट अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम क्लिक करेंगे चूज फाइल पर, और टेम्पलेट मैंने रखी हुई है डैशबोर्ड पर। ठीक है, ब्लॉगर टेम्पलेट, मैंने कुछ टेम्पलेट्स उठाई हुई हैं, और इन टेम्पलेट्स में से ही किसी एक टेम्पलेट को मैं यूज करूंगा, वर्टेक्स। अब टेम्पलेट की जो फाइल होती है वो होती है .xml। आपने इस फाइल को क्लिक करके अपलोड करना है। ठीक है, नॉर्मली जब आप गूगल से या किसी रिसोर्स से ब्लॉगर के टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं तो वो जिप फोल्डर में होती है, जिप कंडीशन में होती है। आपने उसको अनजिप करना है, और जब आप वो टेम्पलेट अप्लाई करने जाते हैं तो फाइल आपने जो पिक करनी है वो .xml। ठीक है, ये एक्सटेंशन आपने याद रखना है, .xml।
अच्छा जी, हमारी जो टेम्पलेट है वो अपलोड हो चुकी है। और जैसे ही अपडेट कंप्लीट हो जाएगी तो टेम्पलेट जो है वो हमारी इस ब्लॉग पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मैंने जो डाउनलोड की थी टेम्पलेट उसको मैं डेस्कटॉप पे ले आया हूँ, ताकि मैं दोबारा आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि जी अब जो हमने डाउनलोड की थी उसको आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें जी, जो मैंने टेम्पलेट इस वक्त सिलेक्ट की है वो अप्लाई हो चुकी है। और ये कंप्लीट अप्लाई हो जाए तो मैं आपको अपना ब्लॉग की दोबारा कंडीशन दिखाऊंगा। रमज़ान आप गूगल पे ये चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी, पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं। ठीक है, अभी हमने जो है वो पेड टेम्पलेट्स की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हम जब पेड टेम्पलेट्स की बात करेंगे तो उस वक्त हम ब्लॉगर डॉट कॉम पे काम नहीं कर रहे होंगे, हम जो है डॉट कॉम पर काम कर रहे होंगे। मेरी वॉइस में इशू आ रहा है? मेरी वॉइस ओके है? काइंडली मेरी वॉइस को कंफर्म करें। हाँ, वॉइस इशू। एक्चुअली वॉइस इशू नहीं है, ये नेट इशू है। ओके, ठीक है जी, अब हमारी टेम्पलेट जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हम अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि जी हमने जो टेम्पलेट अप्लाई की है उसका लेआउट कैसा है। ठीक है, और वो हमारे ब्लॉग पे सूट कर रही है या नहीं कर रही। हम्म।
जी फवाद, मैं खामोश बैठा हुआ हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ कि ये ब्राउज़र जो है, ये जो ब्लॉग है, मैंने इसको रिफ्रेश किया है टेम्पलेट को अप्लाई करने के बाद। अब ये ओके। अब देखें, हमारा टेम्पलेट इस पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन जो है इसकी कुछ सेटिंग करना अभी बाकी है। ठीक है, अब देखें, पूरी की पूरी जो लेआउट थी वो ख़राब हो गई है। इट मीन्स कि ये जो टेम्पलेट था वो हमारे ब्लॉग से रिलेटेड बन सकता है, उसको थोड़ा सा हमने एडिट करना होगा, और उसके बाद जो है ये एक खूबसूरत हमें नज़र आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने इस टेम्पलेट को सेट करना है लेआउट की मदद से। अब देखें, पॉपुलर पोस्ट जहां पर आपको जो है नज़र आ रही है, जबकि सूट नहीं कर रही इस जगह पर। ठीक है, ये गैजेट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको सूट नहीं कर रहा। तो हमने इन चीज़ों को सेट करना होगा। जी उस्मान, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जो फालतू गैजेट्स हैं हम इनको यहाँ से फिलहाल हटा देंगे। जी उस्मान, आप उस वीडियो को लगा सकते हैं। उसके लिए आप या तो डेली मोशन पे अकाउंट बना लें और यूट्यूब पे अकाउंट बना लें, वहाँ पर वो वीडियो अपलोड करके वहाँ से कोडिंग उठाकर आप अपने ब्लॉग पर रख सकते हैं। HTML कोडिंग वहाँ से आप लेकर और उसको जो है आप अपने ब्लॉग पर अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल। बहुत आसान है। ठीक है, जितने भी गैजेट्स इसमें मैंने अप्लाई किए हुए थे वो सारे मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ, ताकि जो है वो हमें जो अभी हमने करंट टेम्पलेट उस पर अप्लाई किए उसकी एक पोजीशन नज़र आए, और फिर उसके मुताबिक हम जो है वो गैजेट लगाएंगे। ठीक है, टेम्पलेट के जो है वो ऑलरेडी इसमें लगे हुए थे, जिसको मैं हटा रहा हूँ, और फिर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो गैजेट इसमें ऐड करेंगे। ओके, ये सारे के सारे जो गैजेट इस पे लगे हुए थे टेम्पलेट के साथ, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए, और रिमूव करने के बाद ओके, सेव अरेंजमेंट पे क्लिक किया, और अपने ब्लॉग को मैं अब रिफ्रेश करूँगा और देखूँगा कि जी इस वक्त अब ब्लॉग की पोजीशन क्या है। ओके,
अब देखिए जितने भी गैजेट्स थे वो मैं यहाँ से हटा चुका हूँ, और सिर्फ हमारी एक पोस्ट नज़र आ रही है। इस पोस्ट को जब मैं क्लिक करूँगा तो पोस्ट का जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी पोस्ट हमारे सामने आ चुकी है। देखें ये टाइटल आ गया, ये पेजेस आ गए जो पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, ये जो है उसकी कैटेगरीज आ गई हैं, और ये आपके सामने आपका आर्टिकल जो आपने पोस्ट किया था वो आ गया है। देख रहे हैं? अच्छा, ये होम पेज पे जाता हूँ मैं दोबारा। तो जब आप इस पे पोस्ट अपडेट करेंगे तो उस वक्त आपको सही अंदाज़ा होता है कि जी आपके जो ब्लॉग का लेआउट है वो किस तरीके से नज़र आ रहा है, और किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए इन चीज़ों का अभी तक कोई लिंक नहीं है। हमने जो है वो अपने हिसाब से पेजेस ऐड करने हैं, और अपने हिसाब से कैटेगरीज को ऐड करना है अपनी निश से रिलेटेड। कि अगर आप फर्ज करें किसी सॉफ्टवेयर साइट पे काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है उनकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, आपने उन कैटेगरीज को ऐड करना है, और पेजेस ऐड होंगे। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त फाइनल होंगी जब आपके पास कंटेंट रेडी होगा। ठीक है, आप अपने आर्टिकल्स पे काम करें, आर्टिकल्स कंप्लीट करें और उनको पोस्ट करें, पेजेस को फाइनल करें और कैटेगरीज को फाइनल करेंगे, तब जाके आपको ब्लॉग का सही तरीके से मैनेज करने का अंदाज़ा होगा। ठीक है जी। तो ये था ब्लॉग के लेआउट को, और ब्लॉग के टेम्पलेट को हमने आज डिस्कस किया है। तो अगर अभी इसमें कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन होंगे मुझे मालूम है, क्योंकि जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। जी जनाब, अभी तक के लेक्चर में अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? काइंडली कंफर्म कर दें। मेरी आवाज़ आ रही है?
ओके जी, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, तो सवाल हो आपका। जी माजिद, आप अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दें। उस्मान, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। माजिद देखिए, हम तमाम गैजेट्स को यूज़ कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपकी निच क्या है, आपका साइट का टेम्पलेट का लेआउट कैसा है, और उसी हिसाब से आपने जो है ना उन गैजेट्स को यूज़ करना है। और जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आप गैजेट यूज़ करते हैं या नहीं करते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि गैजेट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारा जो ब्लॉग है वो खूबसूरत नज़र आए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है हम वो आसान तरीके से लोगों को दे सकें। ब्लॉगिंग का असल मकसद पता है आप लोगों को क्या होता है? ब्लॉगिंग का असल मकसद ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, और अच्छी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपका होगा, तो वो आपकी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करेगा, आपके ब्लॉग्स को रैंक करने में और ट्रैफिक लाने में। ठीक है। बैकलिंकिंग होती है, सोशल सिग्नल्स होते हैं, ये सारे मामला होते हैं एसईओ के हवाले से। लेकिन जो मेन फैक्टर होता है वो होता है आपका अच्छा कंटेंट, कि आप जितना अच्छा कंटेंट लोगों को देंगे, लोगों को प्रोवाइड करेंगे, आपके विजिटर और लोगों की जो है एक्टिविटी आपके ब्लॉग के साथ और अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है अपनी साइट पर रखना है। बिल्कुल बिल्कुल रमज़ान। ब्लॉगर जो है वो बेसिकली गूगल का ही एक वो समझ लें कि प्रोडक्ट है। तो ब्लॉगर को रैंक करने में इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता। हाँ, कंटेंट राइटिंग, हमारे मेरे पास कंटेंट राइटिंग के सच जो है वो स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो मैं जो है कोशिश कर सकता हूँ कि कंटेंट राइटिंग पर एक लेक्चर रखूँ, लेकिन मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है। और ना ही मेरे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कंटेंट राइटिंग के हवाले से। हाँ, बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला जो कुछ मुझे आता है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस्मान, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज़ इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ओके। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो तमाम चीज़ें क्लियर हैं, या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी जो है आप आपने अपने ब्लॉग्स पे काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है। कोई भी एक निच पकड़ें और उस पर ब्लॉग बनाएं, आर्टिकल लगाएं, पिक्चर्स वगैरह लगाएं, और वो अपनी असाइनमेंट्स के तौर पर मुझे सबमिट करवाएं। रमज़ान, अगर अच्छे कंटेंट राइटर की आप बात करें ना, तो एक आर्टिकल के $20 भी चार्ज करते हैं, $50 भी चार्ज करते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे आर्टिकल राइटर की बात करते हैं तो। बाकी नॉर्मली जो पाकिस्तान में ट्रेंड है, तो $150 में, यानी कि $1.5 में भी आपको आर्टिकल मिल जाता है।
उस्मान देखें, अगर आप माइक्रो निच ब्लॉग बना रहे हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो 5 से 6 आर्टिकल इनफ हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई इंफॉर्मेशन ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके ऊपर आर्टिकल जितने ज्यादा से ज्यादा आप रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप माइक्रो निच ब्लॉग बना रहे हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट आपने उठाई, कोई भी एफिलिएट नेटवर्क से कोई भी प्रोडक्ट आपने उठाई और उस पर ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, तो आपको 5 से 6 आर्टिकल इनफ होंगे अपने ब्लॉग पर रखने के लिए। फवाद 400 से 500 वर्ड के लिए। नाफे कुछ टूल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि जो आपके पास आर्टिकल है वो यूनिक है या नहीं। अगर अच्छा, यानी कि उस्मान आप जो है अपनी वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं अपने ब्लॉग पर, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। जिस तरह हमने पिक्चर्स को ऐड किया था इसी तरीके से वीडियोस को भी ऐड कर सकते हैं। जी हमाद, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलवाइएगा। आपका सवाल बहुत बेहतरीन है कि जी कंटेंट को तो हम चेक कर लेंगे, इमेजेस को किस तरह चेक किया जाता है, तो उसके लिए भी एक टूल है जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है बताऊंगा कि आप किसी भी इमेज को किस तरीके से चेक करते हैं कि वो यूनिक है या नहीं। क्योंकि मोस्टली जो पिक्चर्स हम लोग यूज करते हैं वो गूगल से उठाते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको यूनिक बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको खुद करनी होंगी ताकि आपको डाउट ना रहे कि जी ये यूनिक है या नहीं। आप भले गूगल से पिक्चर उठाएं लेकिन आप उसको यूनिक बनाएंगे वाटरमार्क यूज करके, उसकी बॉर्डर्स का कलर कॉम्बिनेशन और कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करके हम उसको यूनिक कर सकते हैं। हम्म। ओके जी। अब हम आ जाएं ऑटो रिस्पॉन्डर की तरफ। फोटोशॉप जी उस्मान बिल्कुल यूज करेंगे, और जितना मुझे आता है बिल्कुल ये उसको मैं सिखा दूंगा। मुझे ज्यादा फोटोशॉप चलाने नहीं आता। नहीं, सिर्फ रिसाइज करके काम नहीं चलेगा रमजान, आपने अपनी उस पिक्चर को यूनिक करने के लिए कुछ और भी करना होगा। जी बिल्कुल, आप वाटरमार्क यूज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे मालूम है कि हमारे इस ग्रुप में जो अभी हम जो ये स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं, कुछ लोग होंगे जिनके पास डिजाइनिंग की स्किल्स होंगी, फोटोशॉप उनको आता होगा। मैंने कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें उन्होंने जो है डिजाइनिंग के हवाले से अपनी स्किल्स बताई थी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिनको डिजाइनिंग का काम आता है कि वो भी अपनी पार्टिसिपेशन करें, और ठीक है, और वो फोटोशॉप या जो डिजाइनिंग के हवाले से जो टूल्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके हवाले से वो एक क्लास मैनेज करें। मैं उनको जो है प्रेजेंटर ऑथराइज कर सकता हूँ। ठीक है। देखिए, अब हम जो है एक एक टीम मेंबर्स हैं, और जैसे मुझे मुझे एक काम नहीं आता या मुझे एक चीज नहीं आती और आप उस चीज के एक्सपर्ट हैं, तो आप अपना जो है वो फीडबैक दें कि सर मैं ये चीज जो है डिस्क्लोज करना चाहता हूँ पूरे ग्रुप के साथ। क्योंकि हमने आगे अब जो है मिलकर काम करना है, और मिलकर आगे जब चलेंगे और मिलकर जब हम काम करेंगे तो यकीन माने बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। क्योंकि मैं जो आपके सामने आज सरप्राइज रखने वाला हूँ ना, वो भी एक टीम वर्क वाला सरप्राइज है। और जब आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे तो यकीन माने कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा, आपकी नॉलेज में कमी नहीं आएगी। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल है।
और ये हजरत अली का कौल भी है गालिबन कि इल्म को जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। तो आप अपनी नॉलेज को शेयर करें, और मैं ये आपको जो है मौका दे सकता हूँ कि जी आप मुझे सिर्फ पीएम कर दें कि सर मैं ये चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ, तो मैं आपको प्रेजेंटर बना सकता हूँ। चलें जी, इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि हमने टीम वर्क करना है और मिलकर काम करना है और मिलकर ही कामयाबी हासिल करनी है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल वर्किंग करेंगे तो हमें टाइम लगेगा सक्सेस हासिल करने में, लेकिन अगर हम वही काम मिलकर करते हैं ग्रुप की सूरत में, टीम की सूरत में, तो हमें कामयाबी जल्दी मिलेगी। और मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ये पॉइंट मेरे जहन में भी था कि आप जो है मिलकर एक ब्लॉग बनाएं और मिलकर एक ब्लॉग पर काम करें। ठीक है, जैसे कुछ लोगों की निच हेल्थ है, कि कुछ लोगों की निच फैशन है, कुछ लोगों की निच जो है वो आईटी से रिलेटेड है, तो वो आपस में शेयरिंग करें, एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करें। मैंने ये चीज नोट की है कि आप लोग ग्रुप के अंदर जो है ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। उस्मान, ये चीजें आप ग्रुप में डिस्कस किया करें ताकि आपको मालूम हो कि हमारे पास जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो उनका ताल्लुक कहाँ से है। आप एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएं, एक दूसरे के साथ जब आप बातचीत करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, और मेरा देखिए, मेरा जो ये एफिलिएट कोर्स कराने का जो मेन मकसद है, वो भी मेन मकसद वो यही है कि मैं एक टीम बनाऊं। ठीक है, और जब आप लोग मिलकर काम करेंगे, यकीन माने कि आप इतनी जल्दी कामयाब हो जाएंगे कि जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। अच्छा, टीम वर्क पे कौन बिलीव करता है? मुझे यस या नो में आंसर दें कि आप टीम वर्क में बिलीव करते हैं या नहीं। अब देखिए, 100% जो है वो जवाब मेरे पास यस आया है, किसी ने भी नो नहीं कहा। जब टीम वर्क पे आप लोग बिलीव करते हैं तो हमें तकरीबन महीने के करीब हो गया है इस ग्रुप को बनाए हुए, तो आप लोग आपस में इंटरेक्शन क्यों नहीं करते? आप एक दूसरे के साथ बातचीत क्यों नहीं करते? एक दूसरे की सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्या रीजन है शेयरिंग ना करने का? मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है कि आपकी जानिब से जो है ना वो ग्रुप के अंदर फीडबैक्स नहीं होते। तो फिर मैं आज से यकीन कर लूं कि आप ग्रुप के अंदर जो है वो डेली बेसिस पे टाइम देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे भी, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जवाब भी देंगे। रमजान, देखिए हर बंदा अपने अपने कामों में बिजी है, और मेरा शेड्यूल अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे सर आप क्लास ले रहे हैं, बड़ी बात है। और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो उन्हें पता है कि मेरा कितना टफ शेड्यूल है। ओके, चले जी, इस पॉइंट को हम यहाँ पे फिलहाल होल्ड करते हैं कि हमने जो है वो टीम वर्क बनाना है, टीम की तरह काम करना है। और इंशाल्लाह ताला जो मैं चीज़ आपको आज देने वाला हूँ उसमें भी टीम का फैक्टर शामिल है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने ऑटो रिस्पॉन्डर्स की तरफ।
और आपने देखे ये मैं अब इसको आप असाइनमेंट समझ लें कि आपने कम से कम एक ब्लॉग बनाना है और उसमें 4 से 5 पोस्टर लगानी है और उसके लेआउट से खेलना है। ठीक है, कभी भी आप अपने लेआउट को फाइनल पोजीशन में नहीं रखेंगे, उसको चेंज करते रहेंगे। उसको उससे जितना खेलेंगे आपके ब्लॉग में उतनी खूबसूरती आ रही होगी। तो ये चीज आप अपने तौर पे असाइनमेंट के तौर पे रख लें। और मैं आपका जो ब्लॉग है वो वक्तन फवक्तन चेक करता रहूंगा। आप अपने ब्लॉग का लिंक जो है ना ग्रुप में रख दें कि जी दिस इज माय ब्लॉग, और उस पर आप वर्किंग करते रहें। मैं इंशाल्लाह उसको टाइम टू टाइम चेक करता रहूंगा। ठीक है, और उससे दूसरे लोगों को भी अंदाजा होगा कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। क्लियर? ओके। अच्छा जी, अब जो है हम अपने ब्लॉग्स को बंद करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर्स की। 1+1 11। ठीक है उस्मान, अभी अभी पता लग जाएगा कि आप कितना बिलीव करते हैं। अच्छा, जब हम ऑटो रिस्पॉन्डर की बात करते हैं तो हमारे पास एक ऑटो रिस्पॉन्डर है अवेबर, aweber.com। ठीक है, ये लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स कहाँ चला गया? चलें जी, चैट बॉक्स गुम हो गया है। अच्छा जी, देखिए एक तो आपके सामने ये ऑटो रिस्पॉन्डर आ गया जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, अवेबर। ठीक है, अच्छा ऑटो रिस्पॉन्डर का काम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा ऑटो रिस्पॉन्डर का काम क्या होता है? देखिए ऑटो रिस्पॉन्डर्स एक तरह की सर्विसेज होती हैं जो बल्क में ईमेल सेंड कर सकती हैं, और आप उसमें जो है अपनी एक ईमेल्स को सेट करते हैं, और जब आपकी लिस्ट क्रिएट कर रही होती है और उस लिस्ट के साथ जो है ना वो ईमेल्स को खेल रही होते हैं, आप उससे खेल सकते हैं। जी उस्मान, ऑटोमेटिक आंसर देना सही कह रहे हैं। टू रिस्पॉन्ड द ईमेल्स, ठीक है माजिद, बिल्कुल। ऑटो रिप्लाई ऑफ ईमेल्स फॉरवर्ड, ओके। ऑटो पोस्ट को ईमेल करना, रमजान ये नहीं है। ठीक है, देखिए ऑटो रिस्पॉन्डर का क्या काम होता है कि ऑटो रिस्पॉन्डर की सर्विस को हम यूज करते हुए हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी लिस्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, जो एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो जो हमारी लिस्ट होती है ना, ईमेल की जो लिस्ट होती है वो हमारे लिए गोल्ड माइन होती है। आपके पास जितनी ज्यादा बड़ी और एक्टिव लिस्ट होगी, आप उससे उसी तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से खेल सकते हैं और उतना ही ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ऑटो रिस्पॉन्डर क्या करता है आपके लिए, एक तो लिस्ट जनरेट करता है और आपको ये सहूलत देता है कि जी आप उन तमाम लिस्ट को या उनमें से कुछ सिलेक्टेड लिस्ट को ईमेल्स करते हैं बल्क में, और आप अपने टाइम को सेविंग कर रहे होते हैं। जिस तरह आप देखें, हम नॉर्मली अपने जीमेल के अकाउंट से या याहू के अकाउंट से लिमिटेड ईमेल्स कर सकते हैं, उसके बाद वो आपको कहता है कि जी आपका आज का कोटा कंप्लीट हो गया, अब आप मजीद ईमेल नहीं सेंड कर सकते। ऐसा ही होता है ना अक्सर। आप लोगों ने शायद इतनी ज्यादा ईमेल्स की नहीं है, लेकिन आप एक दिन बैठकर जो है कोई 500 ईमेल करके दिखाए मुझे एक ईमेल आईडी से, तो 50 या 100 ईमेल्स के बाद
आपको रिप्लाई आएगा कि जी आप आज का जो कोटा है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप मजीद ईमेल्स नहीं सेंड कर सकते। लेकिन ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है कि ऑटो रिस्पॉन्डर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि जी आप अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हैं अनलिमिटेड लोगों को। और मार्केटिंग के हवाले से जो हमारी ये कहलाती है, ये ईमेल मार्केटिंग में हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होती हैं, ये जो ऑटो रिस्पॉन्डर्स की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अब हम जो है कुछ ऑटो रिस्पॉन्डर को एनालाइज करेंगे कि जी कौन सा ऑटो रिस्पॉन्डर है जो हमारे लिए सूट करेगा स्टार्ट के अंदर, और आगे जाकर हम उसको स्विच करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ऑटो रिस्पॉन्डर हम यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और ईमेल मार्केटिंग में हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एफिलिएट प्रोडक्ट होंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे, अपनी ऑफर्स को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से जो है हम अपने इस ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स के साथ खेलेंगे। ठीक है, एक तो हो गया आपका ऑटो रिस्पॉन्डर aweber.com, एक होता है गेट रिस्पॉन्स। ठीक है, getresponse.com। अब देखिए, हम सबसे पहले इसको देखते हैं अवेबर को, कि जी अवेबर आपको स्टार्ट में 30 डेज का फ्री ट्रायल देता है। कि आप अवेबर की सर्विस को शुरू के जो 30 डेज हैं वो फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है इसकी पेड सर्विसेज हैं, ये आपके लिए फ्री नहीं होता। और उसके बाद जो इसकी सर्विसेज हैं वो $19 पर मंथ से हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 500 सब्सक्राइबर्स और अनलिमिटेड ईमेल सेंड कर सकते हैं पर मंथ। यानी कि $19 में आप 500 सब्सक्राइबर्स को की लिस्ट बना सकते हैं और उनको अनलिमिटेड ईमेल्स सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 500 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा अगर आपकी लिस्ट बन जाती है तो आपकी जो पर मंथ चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये इसके प्लान है कि जी $29 आपके अगर 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और 2500 यानी कि 2500 तक सब्सक्राइबर होते हैं, यानी कि ईमेल आईडीज आप कलेक्ट कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं 501 से लेकर 2500 तक, तो आपको जो सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो $29 पर मंथ देने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो है लिस्ट बढ़ती है और 2500 से 2501 से लेकर 5000 तक सब्सक्राइबर आपके पास आ जाते हैं, तो आपको $49 पर मंथ पे करना पड़ता है। उसके बाद जब आपकी लिस्ट बढ़ती है 5000 से प्लस होती है और 10,000 तक पहुंचती है, तो आपको $69 पे करने होते हैं पर मंथ। ठीक है, अब 10,000 प्लस से लेकर 25,000 तक सब्सक्राइबर अगर आपकी लिस्ट में मौजूद हैं, तो आप अवेबर को इस्तेमाल करने के लिए $149 पर मंथ पे करेंगे। और 25,000 से प्लस हो जाती है तो आप यहाँ से कोट कर सकते हैं। अब क्या चीज हमारे सामने आ गई कि जी सर्विस तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके कुछ चार्जेस हैं जो आप पे करेंगे आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, अब लोग देखेंगे सर्विस इस्तेमाल करते हैं, मैं खुद भी अवेबर यूज करता हूं और मंथली सब्सक्रिप्शन इसकी पे करता हूं। क्या रीजन है कि जी मैं अवेबर की सर्विस इस्तेमाल करता हूं और इसकी सर्विस चार्जेस पे करता हूं? उसका रीजन ये है कि देखें, अगर मेरे पास 5000 ईमेल आईडीज हैं, ईमेल का डेटा मेरे पास 5000 का है, तो अब मैं जब डेली बेसिस पर उनको सिर्फ एक ईमेल सेंड करूं, कोई भी ऑफर या कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, अगर मेरी जो मैं प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूं, जो मैं एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं अपनी 5000 की लिस्ट को, ठीक है, यानी 5000 लोगों को अपनी वो ऑफर भेज रहा हूं, सेंड कर रहा हूं, उन 5000 में से सिर्फ सिर्फ 1% कन्वर्जन आ जाए, कितनी 1% अगर कन्वर्जन आ जाए तो कितनी बननी चाहिए? 5000 का 1% कितना होगा बॉस? तो बताएगा? एग्जैक्टली 50। ठीक है,
चले जी, हम कैलकुलेटर आज कैलकुलेटर से खेलते हैं। फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय 0.01, ठीक है, यानी कि 1% की कन्वर्जन आई, तो 50 प्रोडक्ट सेल हो गई, ऐसा ही हुआ है ना। और अब बताएं कि मैंने $350 जब अर्न किया है, तो क्या मैं $49 पे नहीं करूंगा? जी जनाब, फिर वॉइस गई। वॉइस को कंफर्म करें प्लीज। ओके, तो लोग जो हैं वो ये सर्विस इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनका जो उनके पास लिस्ट होती है, और उस लिस्ट से वो प्ले कर रहे होते हैं और एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, ऑफर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं और अर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जब इंसान अर्निंग कर रहा होता है तो वो एक्सपेंस भी कर रहा होता है। चले जी, ये तो हो गया वेबर का प्राइस शेड्यूल। अब हम देखते हैं गेट रिस्पॉन्स क्या कहता है। गेट रिस्पॉन्स की हम प्राइसिंग देखते हैं कि जी इसके सर्विस चार्जेस कितने हैं। मेरी आवाज आ रही है? वॉइस को कंफर्म करें प्लीज। अच्छा जी, गेट रिस्पॉन्स की जो प्राइस है, देखिए 1000 सब्सक्राइबर्स अगर आपके लिस्ट में होते हैं तो आपको $15 पर मंथ पे करना होता है। 2500 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आपको $25 पर मंथ पे करना होता है, और 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो $65 पर मंथ पे करना होता है। ठीक है, अच्छा, अवेबर के मुकाबले में गेट रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सस्ता पैकेज है। ठीक है, अच्छा, अगर सर्विसेज को दोनों को कंपेयर करें तो दोनों की सर्विसेज तकरीबन बराबर हैं, क्योंकि मैंने दोनों सर्विसेज इस्तेमाल की हैं। जी उस्मान, नेट का इशू है, बिल्कुल है, और इस वजह से आवाज़ ब्रेक हो जाती है। अच्छा जी, तो अवेबर को और गेट रिस्पॉन्स को अगर हम कंपेयर करें तो सर्विसेज के मुकाबले में दोनों बराबर हैं, और प्राइसिंग के हवाले से अगर हम देखें तो गेट रिस्पॉन्स के जो प्राइस हैं वो थोड़े से लो हैं, और अवेबर के जो प्राइस है वो थोड़े से हाई हैं। ठीक है, अच्छा, मोस्टली जो इंटरनेट मार्केटर हैं वो अवेबर और गेट रिस्पॉन्स दोनों सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, और अवेबर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसके प्राइस शेड्यूल हैं कि जी अगर आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो $65 पर मंथ पे करना होगा। 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं आपकी लिस्ट में तो आपको 145 पर मंथ डॉलर पर मंथ पे करना होगा। 50,000 सब्सक्राइबर्स पर $250, और 100,000 सब्सक्राइबर्स पर $450 पे करना होगा। तो अब हम देखेंगे 10,000 पर अवेबर पे आपको देना है $69, और गेट रिस्पॉन्स पे आपको देना है $65। ठीक है,
और अगर इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको ये जो पड़ता है वो पर मंथ $53.30 पड़ जाता है। ओके, 25,000 जो है वो 145 और 149, तकरीबन $5 का फर्क आ रहा है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जी अभी हम लोग ब्लॉगिंग की दुनिया में स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करना सीख रहे हैं, ब्लॉग बनाना सीख रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को सीख रहे हैं, और अभी हमारे पास जो है वो इतने स्किल्स नहीं है कि हम फौरन से लिस्ट को भी जनरेट कर लें। तो हम $15 या $19 क्यों पे करें? ठीक है, या कहाँ से पे करें? ठीक है, तो आज मैं आपको एक सर्विस बता रहा हूँ। ये भी एक ऑटो रिस्पॉन्डर है, मेलचिम। ठीक है, इसकी आप फ्री सर्विस से फायदा उठा सकते हैं और अपनी लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं, और बाद में आप स्विच कर जाइएगा वेबर पर या गेट रिस्पॉन्स पर। अच्छा जी, अब देखिए मेल चिम जो है आपको सहूलत देता है कि जी अप टू 2000 सब्सक्राइबर्स, यानी कि 2000 तक ईमेल आप अपने फ्री अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, और 12,000 ईमेल सेंड कर सकते हैं 2000 लोगों को एक महीने में फ्री। तो आप इस के फ्री अकाउंट को इस्तेमाल करें, अपनी लिस्ट को क्रिएट करें, लिस्ट बनाएं और उनके साथ उनको ईमेल सेंड करें और अपनी ऑफर्स को प्रमोट करें। ठीक है, अब लिस्ट बनाने के लिए इससे काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जी इस पर अकाउंट कैसे बनेगा। फ्री आप अकाउंट बना लें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी इस पर लिस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है और किस तरीके से आपने ईमेल्स को सेंड करना है। ओके, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप स्टार्ट में मेलचिम को यूज़ करें अपनी लिस्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो अगली क्लास में आपके पास तमाम लोगों के पास मेलचिम के अकाउंट होने चाहिए। फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर लें साइन अप फ्री पर जाकर। ठीक है, और फ्री अकाउंट में आप 2000 की लिस्ट बना सकते हैं और एक महीने में 12,000 ईमेल सेंड कर सकते हैं, यानी कि एक आप 6 ईमेल सेंड कर सकते हैं अगर आपके पास 2000 ईमेल्स आ जाएं। जी फवाद, इंशाल्लाह हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि लिस्ट बिल्डिंग हमने किस तरह करनी है। ठीक है, पहले तो आप जो है अपना फ्री अकाउंट बना लें मेल चिम के साथ। आप अपना मेल चिम पे फ्री अकाउंट क्रिएट कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरह लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के साथ आपने किस तरह प्ले करना है। हाँ, ठीक है जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही? कटिंग कटिंग कटिंग। ओके, सरप्राइज। ओके,
अच्छा जी, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि आपने जो है तमाम लोगों ने ब्लॉग्स बनाने हैं। ब्लॉग बनाने के बाद उसके ऊपर टेम्पलेट अप्लाई करनी है। फ्री टेम्पलेट आपको गूगल से मिल जाएंगी। आप वहां से जाके उसको देखें, स्टडी करें कि जी आप किस तरह की टेम्पलेट को रखना चाह रहे हैं। उसका जब आप डेमो देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा और उसके मुताबिक वहां से कोई भी टेम्पलेट उठाएं, उसका अपने ब्लॉग पर अप्लाई करें। ठीक है। और मेल चिम्प के साथ आप अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लें। ओके जी। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा सरप्राइज की, लेकिन उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा।